अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवतार। इतना कुछ हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि किस चीज पे बात की जाए और किस चीज पे बात ना की जाए। इत्तेहादी जो है वो अभी तक नहीं डिसाइड कर पा रहे। वो किसी इंडियन फिल्म की हीरोइन बने हुए हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं इस वाले के साथ जाऊंगी कि इस वाले के साथ जाऊंगी। ठीक है, वो कौन सी फिल्म थी यार? वो साजन थी, माधुरी वाली और संजय दत्त वाली, जिसमें वो हाँ अंदर से उसको सलमान खान पसंद होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसे असल में संजय दत्त पसंद है। हाँ, तो साजन इत्तेहादी जो साजन। है ना हाँ, वो इस वक्त माधुरी दीक्षित बने हुए हैं। और बाकी ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खिलाफ तवक्को बिल्कुल खामोश है। और हम सारे डर डर के कह रहे हैं हो गई है न्यूट्रल, तो शायद वो हो ही गई है। और साथ ये भी है कि कुछ बैरूनी ताकतों की बात भी हो रही है कि ये उससे मदद मांग रहे हैं, ये उससे मदद मांग रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीटीआई ने अनाउंस किया कि उनके 10 लाख बंदे या जितने भी होंगे वो आ रहे हैं उनके जलसे में। तो मौलाना ने भी अनाउंस कर दिया कि हम भी 23 मार्च को आ रहे हैं और उनके भी काफी ज्यादा बंदे आ रहे हैं। तो ये तसादुम का माहौल भी बन रहा है। तो इस खिचड़ी के अंदर मैमल कह रही थी कि उनकी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मौलाना वर्सेस पीटीआई जलसा जो होने जा रहा है, मैमल आपको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे बात होनी चाहिए? देखिए नताशा, बात यह है कि वैसे तो एक अगर आईनी तरीका जो है वो ऑपोजिशन ने अपनाया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। आप उससे अग्री करें ना करें कि क्या हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वजीर आजम बदलने चाहिए नहीं, वो एक अलहदा बहस है, लेकिन उन्होंने तरीका तो आईनी अपनाया है। तो उस आईनी तरीके को अगर पार्लियामेंट के अंदर ही आईनी तरीके से सुलझा दिया जाए, यानी कि थ्रू वोटिंग, थ्रू द बैलेट, जो कि वोट को इज्जत दो की बात हम अगर सड़कों के लिए या आवाम के वोट की बात करते हैं, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका भी एक वोट है वो काउंट होना चाहिए। उनका उसका उस चीज का एक आईनी हक है। उसकी वजह से ये नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर जिस तरीके के पावर शो, यानी एक तरफ हुकूमत पावर शो करना चाह रही है और अब ऑपोजिशन ने भी पावर शो की कॉल कर दी है। क्योंकि देखिए, जब लोग सड़कों के ऊपर होते हैं ना, तो फिर कई दफा चीजें कंट्रोल में किसी के भी नहीं रहती। वो लीडरशिप के भी कंट्रोल में नहीं रहती। आपको मालूम है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। कोई इस तरह का आमना सामना हो जाए, कोई इस तरह की जिस तरह की अभी बातें कर रहे हैं हुकूमती लोग, कि ये अगर कोई हमारे उन्होंने एब्सटेन करने का कहा हुआ है वोट के लिए पीटीआई के लोगों को, कि अगर कोई पीटीआई का वोटर उधर से यानी कि एमएनए वहां से गुजरेगा और उसको जी रोक लिया जाएगा या फिर लोग उससे पूछेंगे। देखिए, ये तो एक तो आप धमकी दे रहे हैं वायलेंस की, आप अपने पार्लियामेंटेरियंस। दूसरी तरफ फिर ऑपोजिशन का भी ये आ गया कि फिर हम भी देख लेते हैं, जिस तरह से मौलाना साहब ने जो 23 मार्च की कॉल दी है और ये कि वो कितने दिन बैठेंगे, जो भी चीज है। तो ये जब आमना सामना इस तरह से दो ग्रुप्स का जो ऑलरेडी इतनी सियासत में पोलराइजेशन है, तो इसका इसका देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जमहूरियत को तो नुकसान है ही है। फिर इसमें बातें बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, एनालिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं और इवन सियासतदान भी बात कर रहे हैं कि कोई तीसरे फरीक को ना इस चीज में बीच में आना पड़े। तो ये जो चीजें, मेरे ख्याल में इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हुकूमत अपने पावर शोज करने जरूर करे, लेकिन ये इस तरीके से कि कोई तसादुम हो जाए, शायद पता नहीं वो चाहते हैं। आई होप कि हुकूमत तो ये ना चाहती हो कि कोई इस तरह की कोई लड़ाई या कोई इस तरह की चीज हो। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत ये चाहती होगी, क्योंकि ये तो कोई तय नहीं है कि वजीर आजम साहब जा रहे हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अगर फर्ज करिए कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता है और उससे पहले तसादुम इस तरह से सड़कों पर आ जाता है, तो उनको किस चीज का फायदा? तो ये मेरे ख्याल में चीजें सोच समझकर। और देखिए, वैसे हुकूमत के ऊपर ये चीज होती है, एक्चुअली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त के ऊपर होती है कि वो मामला सुलझाए। लेकिन हमने देखा है कि ये हुकूमत हमेशा मामला उलझा कर एंड में फिर इन्हें समझ नहीं आती किस तरह बैक ऑफ करना है। अब आप देखिए, 3.5 साल किस तरह से तहादियों के साथ इन्होंने रवैया रखा। अब जब खुद जो है नो कॉन्फिडेंस का मसला पड़ा हुआ, तो फिर कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उससे मिल रहे, कभी इससे मिल रहे। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को चीजें संभालनी चाहिए, ना कि ये कि उसको मजीद आप जो है इस तरीके से करते हैं, उसके अंदर जल्दी में आग भी फेंकनी चाहिए, या तीली, जो भी मुहावरा हो। नहीं, महमूद बात तो बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ धमकी उनको नहीं है। जो पीटीआई के एमएनएज हैं, जो जिनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि शायद वो पीटीआई पीपल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देंगे, ये धमकी उनको भी है। जो ऑपोजिशन के एमएनएज आएंगे उस दिन, क्योंकि उन्होंने भी उस मजमे से गुजर के जाना होगा। ये धमकी उनको भी है जो इत्तेहादी हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो हुकूमत का साथ दें या शायद वो अपोजिशन का साथ दें। तो ये आप बेसिकली आधी से ज्यादा पार्लियामेंट को एक थ्रेट दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर जो हम कह रहे हैं वो नहीं आप करेंगे,
तो आपके साथ फिर ये होगा जब आप बाहर आएंगे वोट डाल के। तो ये वाकई में ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है, और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये इस किस्म की डायरेक्शंस आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, जो आईन और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। लग तो ऐसी रहा है, जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि एमएनए को रोका जाएगा, उनका आईनी हक, उनको वोट डालने से रोका जाएगा, तो इससे लग तो यही रहा है कि हुकूमत कह रही है कि हम आइन और कानून को नहीं मानेंगे। थोड़ी सी मैं जरा यहाँ पे बात करना चाहूंगी इत्तेहादियों के बारे में, क्योंकि नताशा ने कहा, साजन का रेफरेंस दिया, तो मैंने कहा वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल कुछ ऐसा लग रहा है कि वो, जैसे वो कहते हैं ना कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वो उस किस्म का मुझे एस्टेब्लिशमेंट का रोल लग रहा है अभी ऑपोजिशन और हुकूमत को। लेकिन इत्तेहादियों के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अभी लग ऐसा रहा है कि जो सेंट्रल रोल है वो पीएमएलक्यू का ही है, और मेरे ख्याल से सबसे अहम उनका रोल है बाकी सारे इत्तेहादियों में। एक शेख रशीद साहब ने समा टीवी को एक अभी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है। एक तो उन्होंने कहा कि अगले कोई 72 कोई घंटों में मामला जो है वो तय हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने आगे इसमें ये नहीं बताया कि इसका क्या मतलब है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने कहा कि देखिए जीडीए, बाप और एमक्यूएम तो हमारा साथ देगी। मतलब कि उन्होंने क्यू को एक तरफ कर दिया। क्यू पे उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी सिग्नलिंग हो रही है शेख रशीद साहब की तरफ से भी, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग क्यू के बारे में, लग ये रहा है कि शायद मुस्लिम लीग क्यू जो है वो कुछ हद तक फैसला कर चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत में घबराहट है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि उनका इतना सेंट्रल रोल है? एक तो इसलिए कि उनके बगैर ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला तो सकती है, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं ला सकती क्योंकि उनके नंबर काफी ज्यादा है नेशनल असेंबली में। दूसरी चीज, अगर आप पंजाब में भी देखें तो पीटीआई अगर बुजदार साहब को हटा के किसी और सीएम को लाना चाहे तो वो भी वो नहीं कर सकती क्यू के बगैर, क्योंकि इनके पंजाब में भी नंबर कम है, 3 वोट इनके कम है। तो आपको क्यू की यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। अगर चले क्यू की नहीं तो जो आजाद उम्मीदवार हैं जैसे चौधरी निसार, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहे पंजाब में तो वो भी पीएमएलक्यू के बगैर नहीं बना सकती, या जहांगीर तरीन या अलीम खान के ग्रुप के बगैर नहीं बना सकती। तो ये जो सारे सियासतदान हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं तो कहूंगी क्यू की मरकज में भी अहमियत है और पंजाब में भी अहमियत है। दो छोटी छोटी चीजें मैं और इसमें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि क्योंकि इस पर काफी बात हो रही है कि मुस्लिम लीग क्यों किस तरफ जाएगी, हुकूमत के साथ या ऑपोजिशन के साथ। तो मेरे ख्याल से ये देखना बहुत जरूरी है कि दोनों जो है वो ऑफर क्या कर सकते हैं। अच्छा, हुकूमत की जो ऑफर है, मेरे ख्याल से अभी तक पीटीआई जो ऑफर कर सकती थी उन्होंने काफी हद तक कर दी है। जैसे कहा जाता है कि 5 तो इनके पास एमएनएस है, छोटी सी जो सियासी जमात है उनको स्पीकरशिप भी मिली हुई है, उनको आपने मिनिस्ट्रियां भी दी हुई है। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई अभी कुछ उनको ऑफर कर सकती है। ये भी काफी हद तक वाज़ेह है कि वजीर आजम जो है वो परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब तो नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पीटीआई के हक में फैक्टर जाता है वो ये है कि अगर वो जो कॉलें जो अभी रुकी हुई हैं, अगर वो कॉल आ जाती है तो फिर पीएमएलक्यू जो है वो पीटीआई के साथ ही रहेगी। अच्छा, दूसरी तरफ ऑपोजिशन क्या ऑफर कर सकती है? ऑपोजिशन की जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो ये आ रही हैं, और जो क्यू भी कह रही है कि परवेज इलाही साहब को सीएमशिप ऑफर की गई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जेयूआईएफ की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है। एक और फैक्टर जो ऑपोजिशन के हक में जाता है वो है कि दोनों पीएमएलक्यू और पीएमएलएन जो है वो पंजाब की पार्टीज हैं, और अभी इस वक्त यही लग रहा है कि मरकज में चाहे अगले इलेक्शन के बाद जिसकी मर्जी हुकूमत हो, पंजाब में मोस्ट लाइकली पीएमएलएन की होगी। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि बाय इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शंस में अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में आए। तो पीएमएलक्यू चाहेगी कि अगले इलेक्शन के बाद या अभी भी मुस्लिम लीग नून से एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाई जाए, और वो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो तभी बन सकती है इन हालात में अगर वो ऑपोजिशन का साथ दे इस वक्त। और देखिए एक और भी चीज है, ये वैसे एमकेएम की जिस तरह आपने बात की कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि एमकेएम भी साथ है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, आपने जिस तरह अभी क्यू और नून की बात की,
तो एक्चुअली फिर इट ऑल्सो मेक सेंस कि एमकेएम जो है वो सिंध की, क्योंकि इस वक्त कराची की और जाहिर बात है वो उधर के सिंध के शहरों की जमात है, तो वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बनाकर, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की ये तीसरी हुकूमत है, और अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जब अगले इलेक्शंस भी होंगे तो सिंध में पीपल्स पार्टी की ही चौथी बार भी हुकूमत आएगी। तो एमकेएम तो चाहेगी कि क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन जो बाकी और उधर चीजें हैं उनको कोई उधर अगर सिंध गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज मिल जाएं। ये भी बात हो रही है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून की या पीपल्स पार्टी या एक कोलिशन भी गवर्नमेंट आती है पीटीआई के अलावा, तो जिस तरह की मिनिस्ट्रीज में वो इंटरेस्टेड है, जैसे पोर्ट्स एंड शिपिंग जो कि एक जाहिर बात है कराची से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, वो उसमें भी इंटरेस्टेड है। तो एमकेएम भी है, उसकी भी एक अगर नेचुरल अलायंस अगर देखी जाए तो वो तो फिर सिंध हुकूमत के साथ बनती है, जिस तरह काफ लीग की पंजाब हुकूमत के साथ बनती है, जिस तरह अभी चले उनकी पीटीआई के साथ बनी है, अगली हुकूमत जिसकी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरह है। ये नताशा आपको ज्यादा बेहतर खैबर पख्तूनख्वा का बता सकती हूँ कि इनकी नजर है उस सारी चीज की, कि जेयूआई के और पीटीआई का उधर क्या चल रहा है। प्लीज नताशा अगर आप थोड़ा सा बता दें। अच्छा, केपी में ऐसी है सूरत हाल कि वहां पे अंदर खाते जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि बहुत से एमपीएस हैं जो जेयूआई के साथ डील्स कर रहे हैं अंदर खाते कि आपकी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो उसकी डील्स के फाइनल होते ही वहां से फिर एक हो सकता है कि वो भी बगावत का ऐलान कर दें। लेकिन फिलहाल केपी में इस वक्त खामोशी वो करके बैठे हुए हैं। उन्होंने रेजोल्यूशन भी एक पास की थी ये गवर्नमेंट के हक में और ये सारा कुछ किया था, बट अंदर खाते जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो डील्स हो रही हैं, वो डेफिनेटली हो रही हैं, वो चल रही हैं। बहुत से एमपीएस की बात हो चुकी हुई है जेयूआईएफ के साथ। कुछ एमपीएस जो हैं जो हजारा बेल्ट के होंगे वो नून लीग के साथ भी बात कर रहे हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो रुझान है वो जेयूआईएफ की तरफ है, क्योंकि लग ये रहा है कि केपी में अब विनिंग टिकट नेक्स्ट इलेक्शन में मोस्ट लाइकली फजलुर रहमान साहब की पार्टी की होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है वो ये है, वैसे अभी बेंजी बात कर रही थी कि काफली की बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे लग रहा है काफली वो वाला मुसाफिर है जो बिल्कुल ठीक स्टेशन पे बैठा हुआ था और पहले उससे पहली बस भी मिस हो गई, फिर जो दूसरी बस आई वो भी मिस हो गई। ठीक है, उसके पास थी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन अब वो 2 बसें मिस कर चुका है, तो अब वो जिस भी बस में बैठेगा उसको पीछे वाली जो टिकट सीट नहीं होती जिसमें बहुत ज्यादा झटके लगते हैं और कोई चॉइस नहीं होती, आप चुप करके बैठ जाते हैं। मुझे लग रहा है काफी कुछ पोजीशन में अपने आप को ओवर सोल्ड करके ले आई है, क्योंकि जेकेटी ग्रुप का अनाउंस कर देने के बाद कि हम नून लीग के साथ हैं, हमजा शहबाज हो गए हमारे सीएम, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है? आई थिंक दे डोंट रियली नीड क्यू लीग। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम वाली बात बेमल की, दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि एमक्यूएम एंड पीपल्स पार्टी कैन कम टू सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एमक्यूएम। अच्छा, एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो तसादुम वाली बातें, मुझे वो आज मारियाना बाबर ने ट्वीट की थी, हमारी कोई सीनियर जर्नलिस्ट है, तो मुझे उससे याद आया कि वाकई जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, प्रॉपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ हुआ था, तो उन्होंने तो कोई थ्रेट नहीं लगाई थी। ये वो 88 का स्वीप करती हुई, इलेक्शन स्वीप करती हुई बेनजीर भुट्टो थी, जो अगर चाहती तो क्या नहीं हो सकता था। उन्होंने कोई थ्रेट नहीं की थी, उन्होंने बाहर कोई लोग जमा नहीं किए थे, उन्होंने किसी को मार धाड़ के वो नहीं दी थी, उन्होंने नहीं कहा था कि गुजर के बीच में से जाना पड़ेगा और गुजर के आना पड़ेगा, और शी डिडंट टेक एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। एक और चीज जो है वो अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, वो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने समवट, दिस इज नॉट ट्रू, कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने चाइना से मदद मांगी। अच्छा, हमें नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है, ठीक है, मेरा लेकिन भी ख्याल है बैरूनी, सब कुछ। हाँ, और चाइना जो उनसे इतना अनहैप्पी है। नहीं, खबर ये है नताशा कि चाइना से कहा है, एस्टेब्लिशमेंट से कहे, इत्तेहादियों से कहे कि हमारी बात मान ले। सोचे बात अगर यहाँ तक पहुंच गई है, अगर यहाँ तक चाइनीज पहुंच गई है गवर्नमेंट कि से कह अपनी रही अम्मी से कहना, अपनी फुप्पो से कहना, अपनी खाला से कहना, मेरे अब्बू से कहना, यहाँ तक बात पहुंच गई है। अच्छा, मैं ये बात क्योंकि आप जहांगीर तरीन ग्रुप की और पीएमएलक्यू की बात कर रही थी, देखिए मैं फिर भी कहूंगी कि पीएमएलक्यू की बहुत अहमियत है इस पूरी गेम में, इसलिए क्योंकि जहांगीर तरीन के ग्रुप में अगर एमएनएज भी देखे जाएं तो 7 से 8 एमएनएज होंगे, और ऑपोजिशन को चाहिए तो वैसे 11 एमएनएज है, 11 वोट चाहिए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको तकरीबन 200 वोट मिले। ये उनका मैजिक नंबर है जो वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इसमें, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि सबसे आसान तरीका अदम एतमाद लाने का ये होगा कि इत्तेहादी हमारा साथ दें, बिकॉज फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज भी नहीं लगता और वो सारे मसले नहीं होते जिसके बारे में बात हो रही है कि स्पीकर रोक देंगे, स्पीकर वोट नहीं डालने देंगे। तो मेरे ख्याल से फिर भी, और इसमें हमने जैसे देखा है कि क्यू जो है वो सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चल रही है,
तो उनका बड़ा सेंट्रल रोल है। मैं तो फिर भी उनको अभी भी किंग मेकर ही कहूंगी। चलिए देखते हैं किंग मेकर वो बनते हैं या नहीं बनते। और अभी वो साजन की तरह रोमांस से एक पार्टी को दिखा के तो दूसरी पार्टी के साथ एंड में ना हो जाए कि जिसकी शायरी पसंद आ रही थी हमें बहुत ज्यादा, तो कोई पता नहीं है ना, अभी इत्तेहादी के साइड पे जाएंगे। तो वैसे एक जनरली जो अभी तक परसेप्शन है मेरा ख्याल है वो एक्सेप्टेड है कि इत्तेहादियों का दिल जो है वो अपोजिशन के साथ जाने का है, लेकिन एक फोन कॉल का डर जो है वो सिमरन को कहीं फोन कॉल ना आ जाए ना कि नहीं नहीं तूने अपनी जिंदगी नहीं जीनी तो मैं बताऊंगा तूने क्या करना है। क्योंकि देखिए तो अगर वो अगले इलेक्शन को देखना है तो फिर उनको ऑपोजिशन ज्यादा वो बेहतर ऑप्शन नजर आती है ना, अगर अगले सस्टेनेबल हाँ ऑप्शन मैं वही आई थिंक दिस इज बड़ा क्लियर है उनकी डिले से ही बड़ा क्लियर है कि वो जेन्युइनली ऑपोजिशन की तरफ जाने के लिए टेम्प्टेड हैं, उनको ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है। लेकिन क्या वो इवेंचुअली जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो उस फोन कॉल का लास्ट मिनट तक इंतजार करते रहेंगे कि वो आएगी या नहीं आएगी, तो ये अभी हमने देखना है, ये अभी देखना रह गया। लेकिन बहरहाल रोज की इतनी एंटरटेनमेंट हो रही है, इतनी मजे की चीजें आ रही हैं बाहर, और कभी थ्रेट्स आ जाती हैं गवर्नमेंट वालों की तरफ से, कभी इस तरफ से जो है वो आगे से थ्रेट आ जाती है, काउंटर थ्रेट आ जाती है। और ये जो मार्चेस का भी प्लान है कि हम भी जल्द से करेंगे, हम भी जल्द से करेंगे, वो भी अभी चल रहा है, उसके लिए वो भी रैली कर रहे हैं, यहाँ से बुलाना भी शुरू हो गए हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि मजे बहुत आएंगे, जीते जाए जो भी, मे द बेस्ट मैन। और सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही नई वीडियो अपलोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और